आपके लिए लेके आई हूँ जो महाराष्ट्र बोर्ड का है, हिंदी का लेसन नंबर 7, खुला आकाश। क्या है? खुला आकाश। मतलब जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमको कैसे आकाश ही आकाश दिखाई देता है, तो हम क्या बोलते हैं? खुला आकाश दिख रहा है हमें। तो लेकिन ये लिखा है हमारे कुंवर नारायण जी ने। किसने लिखा है? कुंवर नारायण जी ने। कुंवर नारायण जी ने। इनके जो लेखक है ये कौन है? हमारे कुंवर नारायण जी। ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। ठीक है, तो इनकी नई कविता आंदोलन में सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता ही रही। मतलब जैसे कई लोग उपन्यास भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, पर इनकी कविता लिखना ही इनका मुख्य काम था। और इनके अलावा इसने कहानी, लेख, समीक्षा और सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई। मतलब कविता तो लिखी, साथ में और भी चीज़ें इन्होंने लिखी है। जैसे मैंने आपको ही बताया, सिनेमा मतलब फिल्म की कहानियाँ भी लिखी। रंगमंच यहाँ पे नाटक से होता है जो आदमी, यानी जैसे हम नाटक कोई पेश करते हैं तो रंगमंच कहलाता है। सामने टू सामने, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है ना, कि जाके आपके बीचों बीच को कुछ व्यक्ति नाटक करने लगते हैं तो आप देखने लगते हो, वो एक रंगमंच कहलाता है। सामने टू सामने ऑडियंस से अपना प्रभाव यानी अपनी प्रस्तुति देना, तो इन्होंने चलाई। आपकी कविता कहानियों में कई भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं का अनुवाद भी रहा है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन करना। जैसे अभी कोई मराठी में लिखता है, उसकी कविता और कहानी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है मैं उसको हिंदी में पढूं, तो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं। और हमारे भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है, जो नोबेल ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्यिक के क्षेत्र में, जैसे अपने भारत रत्न बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो अवार्ड है तो भारत रत्न है, उसी तरह यहाँ पे जो हमारी कविताओं से लेखन के कार्य में साहित्य में दिया जाता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो भी उनको मिला है। और कई कृतियाँ भी दी गई हैं। आपको चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह तो सुना होगा कि अभिमन्यु का चक्र, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में करके उनको फंसा के फिर उसको मारा गया था। तीसरा सप्तक, परिवेश, आसपास का वातावरण, हम तुम, आत्मजय, कोई दूसरा नहीं, दोनों आदि ये है। तो ये जो हमको सारा आकाश है, ये है उन्होंने डायरी विधा में लिखा है। डायरी लिखना जानते हो ना आप? अपन जैसे डायरी में लिखते हैं आज के हमारे जीवन में क्या हुआ, मुख हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, हम नोट करते जाते हैं। तो ये जो लेसन है खुला आकाश, वो डायरी विधा में दिया गया है। और जीवन के संघर्ष, हमारे जीवन में संघर्ष तो रहता ही है, आपको पता ही है। साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि अपने विचार स्पष्ट किए हैं इन्होंने अपने इस जो हमारी ये डायरी विधा में जो हमको ये लेसन दिया गया है, इसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। मतलब दूसरों से हमको बोलना नहीं, वाद विवाद नहीं करना, लेकिन खुद से ही संवाद करना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये पूरक पठन भी है। फिर फर्स्ट है जो हमारा पहला है अंदर की दुनिया। खुला आकाश में सबसे पहला उन्होंने लिया है कि अंदर की दुनिया कैसी होती है, हमारे अंदर की, खुद से संवाद कर रहे हैं। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। बाहर की दुनिया हम कहते हैं बाहर बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर की दुनिया है, वो हमारी बहुत बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं कर सकते। हम उसका विस्तार मतलब फैलाव, विस्तार क्या होता है? फैलाव, फैलाव मतलब फैलाना, फैलाव। तो हम उसका विस्तार या फैलाव नहीं कर सकते हैं। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चल जाते हैं, और बाहर की अपेक्षा कैसे हम छोटा करते जाते हैं, संकुचित करते जाते हैं, हम बढ़ाते नहीं हैं, उसको कम करते जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं। निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है। कभी कभी कहते हैं ना, अरे वो तो बहुत छोटे दिल का है। कुछ बात ऐसे होती, किसी किसी के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं कि वो बहुत छोटे दिल का है, और किसी किसी के लिए कहते हैं अरे वो बहुत बड़ा दिल वाला है। इसीलिए कि हम उसके अंदर देखते हैं कि वो अंदर में रहता कोई नहीं है, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो एक हमारी विचार है, उसके द्वारा उसको हम परखते हैं, तो निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है, आज़ादी मतलब हमें खुले में रहने की, सांस लेने की, अपने बात बोलने की आज़ादी होती है।
तो इसे भीतरी दुनिया में ही, तो भीतरी दुनिया में ही होता है क्या, बाहर दुनिया में नहीं होता, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते। समृद्ध मतलब संपन्न। समृद्ध मीन्स क्या होता है यहाँ पे, संपन्न। हम उसको संपन्न बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में, स्वार्थी मतलब कि हम सेल्फ बोलते ना कि हम खुद ही चाहते, हम अपना ही भला चाहते, दूसरों का भला नहीं चाहते, तो स्वार्थी होता। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने ही लिए नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए महत्व रखता है। स्वार्थी का अपोजिट यहाँ पे क्या हो गया, स्वार्थी का अपोजिट, स्वार्थी मतलब खुद का हित करने वाला, खुद का हित करने वाला या चाहने वाला स्वार्थी होता है। और निस्वार्थी इसका अपोजिट हो जाता है। तो निस्वार्थी हम उसे कहते हैं जो बिना किसी के कुछ लेन देन के दूसरों की मदद करता है। तो स्वार्थी दूसरों के लिए महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष ही महत्व रखता है। अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो हमको भी एक शांति मिलती है, मन भी हमारा प्रसन्न रहता है। लेकिन अगर हम खुद के लिए सेल्फ करते हैं तो उसमें हमको वो खुशी और वो अनुभव नहीं होता। फिर नेक्स्ट है मकान पर मकान। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग यानी हेडलाइन है मकान पर मकान। देखिए अब आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में गए होंगे, दिल्ली है, मुंबई है, कई जगह देखे होंगे, वो तो ठीक ही है, ये हमारा है। अभी आप दुबई चले जाओ तो बोलते हैं एक के ऊपर कितनी लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं, तो वही है यहाँ पे। देखिए जिस गली में मैं आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, हम रहते हैं उस गली में तो वहाँ पे एक आसमान भी है, बोल रहे लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन है आसमान लेकिन वो दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, मतलब जिस गली में रहता हूँ वहाँ पे पेड़ भी नहीं है अगल बगल, ना ही पेड़ लगाने की गुंजाइश है और ना ही जगह। गुंजाइश मतलब है जगह, कि वहाँ पर जगह भी नहीं है कि मैं वहाँ पर पेड़ लगा सकूँ, इतनी भी जगह नहीं है। मकान ही मकान है, जिधर भी देखता हूँ मकान ही मकान है। और इतने मकान है कि लगता, और इतने मकान है लगता है कि मकान पर मकान लदे हैं, मतलब एक के ऊपर एक मकान। कैसे हैं, जैसे हम कपड़े रखते हैं ना, एक के ऊपर ढेर हो जाता है, उसी तरह ऐसे लगता है कि मकान भी एक के ऊपर लदे हुए हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़, जैसे बहुत सारे लोग आ जाते तो कहते थे भीड़ जमा हो गई। इसी तरह मैं जिस गली में रहता तो यहाँ पे लगता कि मकानों की भीड़ है, मकान ही मकान है, जो एक सकरी गली में फंस गए। सकरी मतलब पतली गली, सकरी मीन्स क्या है यहाँ पे, पतली गली, पतली, बिल्कुल जैसे हम उसको पगडंडी बोलते हैं कभी कभी कि खेतों में बीच में जाने के लिए हम पगडंडी बना लेते हैं, छोटी सी पतली, उसी तरह यहाँ पर क्या है, पतली गली है और लगता है कि उस सकरी गली में फंस गए हैं वो मकान, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में मैं रहता हूँ, जिस मकान में लेखक जी बोलते मैं रहता हूँ, उसे बाहर झांकने यानी उससे बाहर झांकने के लिए, जैसे ये पोर्च रहते हैं अपने लोग, बहुत लोग बना लेते हैं खुले भी, तो उसे झांकने के लिए बाहर नहीं सिर्फ दूसरों के मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती। और मैं जब झांकता हूँ, सोचता हूँ कि मैं देख लूँ कुछ बाहर जाके अच्छे नज़ारे देख लूँ, तो मुझे क्या दिखते हैं, दूसरों के मकान दिखते हैं और वो गली दिखती है तंग गली, कुछ अच्छा नहीं दिखता है। और चिड़िया दिखती है वहाँ पे, लेकिन पेड़ों पर बैठी हुई नहीं। हम देखते हैं जैसे हमारे आसपास जैसे बहुत जंगल रहते तो पेड़ों पे बैठती है, तो हम कहते हैं पेड़ पे बैठी, जब वहाँ पेड़ ही नहीं है तो वो कहाँ पे बैठेगी, तो वो कहती पेड़ पर बैठी नहीं दिखती, आसमान में उड़ती हुई भी नहीं, मतलब पेड़ पे भी नहीं दिखती और आसमान में उड़ती हुई भी नहीं दिखती चिड़िया। हम जैसे सुबह देखते हैं तो चिड़िया पक्षी जाते हैं दाना चुनने के लिए जाते हैं, शाम को देखते हैं वापस घर को आते हैं, कुछ नहीं दिखता वहाँ पे। बिजली और टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई दिखती कहाँ है, बिजली और टेलीफोन जो तार होते हैं उन पर बैठी हुई दिखती है, मगर बातचीत करती घर या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाते नहीं दिखी। केवल कहाँ बैठी दिखती, तारों पे बैठी दिखती, बातें करती, वरना नहीं तो चिड़िया क्या करती है, घरों में घोंसले बनाती है, पता है ना आपको, पेड़ों पे बनाती है, कोई कोई के घर में बनाती है, लेकिन यहाँ पर वो दिखता ही नहीं है क्योंकि इतने मकान हैं ऐसे हैं कि कुछ उनको गुंजाइश ही नहीं है वहाँ पे बनाने की।
तो तारों पर बैठी दिखती, घोंसले बनाती नहीं थी। उन्हें देखकर लगता है वो मानो प्राकृतिक नहीं है, और चिड़िया को देखकर लगता है वो प्रकृति की नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। ये लगता है कि किसी ने उनको खिलौनों के, जैसे हम लाते हैं ना खिलौने की चिड़िया लाते हैं, खिलौने के ऐसे लाते, तो इसी तरह मानो लगता प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं। ऐसे लगता है कि वो रबड़ और प्लास्टिक के बने खिलौने हैं और उनको ऐसे तारों पे बैठा दिया गया, तो लोग सोचेंगे कि चिड़िया बैठी है, जो शायद इधर उधर खुदक सकते और चूचू की आवाज़ें निकाल सकते। और लगता है कि जैसे हम लाते हैं ना बाजार से, तो उसमें चाबी भर देते तो वो चूचू करने लगता है, दौड़ने लगता है, तो उसी तरह लगता है ये भी रबड़ के बने प्लास्टिक के चिड़िया हैं, उनको वहाँ पे बैठा दिया है और वो आवाज़ें और चूचू करती है और ऐसे फुदकती रहती है। फिर मैं एक सकरी गली में और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से हरियाली के अभाव में जूझते हुए अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। वन पैरा पूरी एक ही वाक्य में, देखो इतना बड़ा वाक्य बना दिया है उन्होंने, कि मैं एक ऐसी सकरी और तंग गली में और मकानों की बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली और टेलीफोन के तारों से उलझे हुए आसमान से, जब मैं आसमान देखता हूँ तो बिजली के तार दिखते हैं उलझे हुए, और हरियाली के अभाव से, हरियाली तो दिखेगी ही नहीं जब वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, तो जूझते हुए अपने मोहल्ले से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर थर्ड है, और आपको देखो इसमें उन्होंने तारीख भी लिखा, डायरी लेखन में तारीख डालना पड़ता है, तो उन्होंने तारीख भी डाली है, 10 मार्च का है। फिर नेक्स्ट है सही साहित्य क्या है। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसमें हम दोनों आंखों से देखते हैं और सिर्फ बाईं या दाईं आंख से नहीं। साहित्य कैसा होता है, नॉलेज कैसा है कि हम नॉलेज को दोनों आंखों से ग्रहण कर सकते हैं। ये नहीं कि ये वाला भाग है तो इसको मैं मत पढ़ूं और इसको पढ़ूं, ऐसा नहीं होता। ग्रामर में हमको सब कुछ ग्रहण करना पड़ता है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं और दोनों आंखों से अपने ग्रहण करते हैं, सिर्फ बाईं और दाईं आंख से नहीं। ये उन्होंने 8 अगस्त को लिखा है। फिर नेक्स्ट है जाने खुद को। हम खुद को जाने, हम क्या हैं ये भी सोचना पड़ता है। खुद से संवाद बोला है कि खुद से संवाद कीजिए, तो इसमें हमको खुद से संवाद करना है, तो जाने खुद को। चौथी हेडिंग है बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचिए। चुपचाप एक जगह बैठ जाइए और फिर सोचिए कि सही है कि नहीं है। कोशिश करें कि दूसरों या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। जब हम बैठे सोचने के लिए आराम से, तो कोई दूसरा ना उसमें आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह बैठिए और सोचिए। इसमें 2 फायदे होंगे। कितने फायदे होंगे? 2 फायदे। फायदे मीन्स क्या होता है? लाभ। फायदे मीन्स क्या होता है? लाभ। तो 2 लाभ होंगे आपके। इससे एक तो हम अपने आप को जान सकेंगे कि हम में क्या कमजोरी है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या खुद के बारे में, और जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दम्भ मीन्स क्या होता है कि गर्व रहता है। दम्भ मीन्स क्या है यहाँ पे? गर्व और घमंड भी ले सकते हैं कि हम सोचते हैं कि इसके बारे में तो हमको पूरी जानकारी है। घमंड है हमको, हम इसके बारे में सब जानते हैं, तो हम दम रखते हैं, तो दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। फिर हमारे उसमें बीच में हस्तक्षेप करना मतलब बीच में पड़ना। हस्तक्षेप मतलब बीच में दखल देना। हस्तक्षेप बीच में दखल देना। दखल देना, तो इससे क्या होगा? हस्तक्षेप करके रक्षा होगी। जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहने के बारे में, अपने बारे में ना तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं और ना ही हम सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना भरोसा रखें कि जिन्हें हमें अपनी सोच समझ में हो। हम दूसरों की सोच समझ में भी भरोसा रखें कि वो हमारे बारे में भी अच्छा सोचेंगे। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। अब दूसरों के प्रति हमारे क्या होना चाहिए भाव? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा अन्य है अंतमय नहीं है, मतलब दूसरा अन्य है मतलब पर्याप्त है, अंत नहीं है। ये आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते। हमारे ही प्रतिरूप हमसे अलग या भिन्न नहीं। हमारे प्रतिरूप मतलब छाया, परछाई जो बोलते हैं। प्रतिरूप मतलब
परछाई भी दे सकते हैं और हमारा दूसरा रूप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हमसे भिन्न नहीं है। फिर हमारा सिर्फ मनुष्य होते तो क्या होता। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमी में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़भग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोचर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह के होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ बाघ होते हैं और कुछ नहीं, और जैसे सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य मनुष्य होते और कुछ। यहाँ पे जो लेखक ने बोला है कि कई बार ऐसे आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते तो हम बोलते हैं वो चतुर लोमड़ी की तरह है, वो गाय की तरह है, उसका स्वभाव ऐसा है। तो ये मतलब लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों है, जैसे कुछ मनुष्य मनुष्य की तरह क्यों नहीं रहता, वो जानवरों की तरह क्यों व्यवहार करता है। जैसे जानवर जानवर ही रहते हैं, उनका स्वभाव वैसा रहता है, तो उसी तरह मनुष्य जो मनुष्य की एक परिभाषा है वो मनुष्य मनुष्य की तरह क्यों नहीं रहता। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि हम जैसे कह देते हैं बहुत सीधा है, अरे ये तो बिल्कुल गाय है, गाय की तरह है, और कोई टेढ़ा हुआ तो बोलते हैं अरे ये तो चतुर सियार की तरह है, ये तो शेर की तरह पंजा मारता है। हम उसकी उपमा यानी एग्जाम्पल देने लगते हैं। ऐसा नहीं, मनुष्य है तो मनुष्य की तरह ही रहिए, जिस तरह जानवर जानवर की तरह रहते उसी तरह मनुष्य मनुष्य की तरह। फिर है लुका छिपा कर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। मुझे जो लेखक बोल रहे हैं कि मुझे कैसे रहना पसंद है कि खुले, मेरे कैसा कहते नहीं कि अपना जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए, सब पढ़ ले, छिपाना नहीं चाहिए। तो उसी तरह कहते हैं मुझे ऐसा पसंद है, चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों को व्यवहार में रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। मुझे ऐसा जीने मैं छुपा के रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं, मेरी खुली किताब है, आप पढ़ लो मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे परिचय के बारे में, जैसा भी है तो खुली किताब है। मैं लुका छिपा कर मुझे पसंद नहीं कि मैं ये बात छुपा के रखूँ कि ऐसा है वैसा है। तो वह चारित्रिक बेईमानी होगी, सही बात है, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती। कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ नहीं आता है या कोई हमसे कुछ मांगता है, हम तो वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, हम बहुत रईस हैं, ऐसा हमारे पास ये है वो है। जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है, वो मांगने आता है तो हम उसको मना कर देते, अरे मेरा घाटा हो गया, ये हो गया। तो ये क्या छुपाने की बात हुई ना। जब हमारे पास है ही नहीं है तो साफ साफ बोल दीजिए हमारे पास कुछ नहीं है, ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं, कुछ नहीं, जो मैं कमाता हूँ उसी में मैं खर्चा करता हूँ। तो सामने वाला भी उसी तरह व्यवहार करेगा, आपसे उतनी ही मदद मांगेगा। तो ये छिपा कर बताकर जो भी चीज़ें होती उल्टी सीधी आप बोलते हो जो दूसरों के साथ, तो ये नहीं करना चाहिए। एक खुली किताब की तरह होना चाहिए कि सबको पता है कि इसका स्वभाव ऐसा है, इसके घर में ये है, इसका ये है, तो ये सब आपको सही सही बताना चाहिए, ठीक है। तो कई लोग हमारी असलियत को जान ना जाए, इसीलिए लोग छुपाते हैं कि हमारी असलियत ना जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों ना हो कि उसे छिपाना। फिर इस तरह की असलियत किस काम की जो इतनी बुरी हो तो लोगों से हमको छुपाना पड़े। हम जैसे स्वभाव के लोग वैसे एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, हमको वैसे ही अगर कोई कहते ना कि ये बहुत तीखा बोलता है, लेकिन उसके मन में नहीं रहता, वो जो आता है मन में बोल देता है सामने टू सामने, वो सही बात है। लेकिन अगर छुपा के बोलता अलग है और करता अलग है तो वो बेकार है आदमी, उसकी तरह आप ध्यान मत दीजिए ऐसे। फिर नेक्स्ट है जीने का अर्थ। जीने का अर्थ क्या है, यहाँ पे जिंदगी है तो जीने का अर्थ क्या है। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन में कुछ कम वर्ष बचे हैं, यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकते। बुढ़ापा आ गया तो हम कहते हैं अभी ये ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, कर लेने दो, ऐसा जी लेने दो, जो चाहे मांगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी किसी भी एज में आ सकती है। तो जीना है, जितने वर्ष बचे हैं, जितने साल बचे हैं, अच्छे से जियो, अच्छे से रहो, अच्छे से करो। बचपन, यौवन और बुढ़ापा 3 भागों में बांटा। खास बात है कि जो भी वर्ष बचे हैं आपके, अब तक जीवित हूँ और चैतन्य हूँ। मैं जीवित हूँ ना, अभी जैसे मैं कहती हूँ मैं जीवित हूँ, तो मुझे जो भी करना है, जो खाना है, जो रहना है, जो भी कुछ करना है, मैं अभी कर सकती हूँ। ये नहीं सोचूं कि मेरे पास 2 ही वर्ष बचे हैं तो मैं मत करूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो जो जिंदगी भगवान ने दी है आपको, उसको अच्छे से खुलकर जिए, उसका उपयोग कीजिए, ठीक है। तो
जिंदगी का क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसे क्या पाता हूँ। मैं जिंदगी का, अपनी जो जिंदगी है मैं उसको क्या अर्थ दे पा रहा हूँ या अपने उससे क्या पाता हूँ। ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व। हाँ, ऐसा काम कीजिए ना कि दूसरों को भी महत्व यानी काम का फायदा हो, कुछ कीजिए ऐसा। तो लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा के लिए अभिव्याज्य पाता, इसीलिए उन्होंने साहित्य को अलग रखा है और जीवन को अलग रखा। दोनों को उन्होंने अच्छे से भरपूर जिया है, जो हमारे लेखक हैं, और कहते भी हैं, दूसरों को भी ये कहते हैं कि जो भी आपके जीवन बचे हैं, शेष नहीं भी बचे तो जो भी है आप अच्छे से खुलकर जिए जिंदगी को। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के अब कुछ ही वर्ष बचे हैं मेरे, तो लेकिन जीना बंद तो नहीं हो गया। अब 75 वर्ष का व्यक्ति हो गया तो क्या जीना बंद कर दिया क्या? वो जब तक जीवित है अच्छे से करिए। यह एहसास मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर आ सकती, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसा हुआ मेरे साथ, तब हो या ना हो, अब सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। हम जीते हैं, खुद के लिए जिए और दूसरों के लिए भी जिए। हमारे साथ में लोग रहते हैं, उनके साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए, मित्रता का व्यवहार कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, खुद के लिए कीजिए, यही जीवन है हमारा। दिल्ली में रहना, अब एक महानगर जो मैंने अभी बताया, दिल्ली में रहना क्या बात है, तो ये दिल्ली शहर में मैं घर ढूंढ रहा हूँ। लेखक कहते हैं मैं दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, अब वो शहर ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ी बस है और सवारियों से लंद-फंद हर वक्त चालना। और दिल्ली को उन्होंने बताया है कि एक बस है जो सवारियों से भरी पड़ी है और चलती ही रहती है। दिल्ली क्या है? चलती ही रहती, रुकती ही नहीं है। दिल्ली में रहने का मतलब है कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटकते रहो उम्र भर। ऐसे जैसे महानगर है, बहुत बड़े बड़े महानगर में अगर रहना है और हमको अपना रहना है तो बहुत कम पायदान, मतलब जो पैर पोष होता है जिसमें पैर पोछते हैं, वो वाले पैर तक अगर जगह कहीं मिल जाती है हमको वहाँ पर तो बहुत बड़ी बात होती। फिर उसी में हमको पूरी ज़िंदगी गुजारना है और उसी में लटकते लटकते अपना जीवन काटना। जैसे आपने देखा होगा बस भरी रहती है तो बहुत लोग लटक जाते कि हमको ऐसे जगह मिल जाए, वैसे लटके लटके हम अपना सफ़र पूरा कर लेंगे। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि पायदान बराबर 2 कमरों में पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटकते रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना है कि जब तक बन पड़े लटके रहो और फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में खो जाओ। फिर मतलब अगर गिर गए तो समझो भीड़ भाड़ में खो गए। तो वही कहने का मतलब बड़े बड़े शहरों में रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर नॉर्मल इंसान है, मध्यम वर्गीय परिवार गरीब, उसके लिए तो बहुत ही वो है, क्योंकि बहुत महंगाई है, बहुत ही वहाँ पे वो है। और ऐसे लगता है कि दिन रात वहाँ पे बराबर ही है, रात भी और दिन रात चलते ही रहते हैं, रुकता ही नहीं, जैसे बस चलती रहती है। बहाने निकालना, हम बहाने कैसे निकालते हैं? जो हम शौक से करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रास्ते निकाल लेते हैं। मुझे अगर टाइम नहीं है लेकिन मुझे शौक है कुछ करने का तो मैं उसके लिए वक्त निकाल लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे उसका शौक नहीं है तो मैं उसके लिए बहाने बनाती हूँ, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, हो जाएगा। तो यही जो नहीं करना चाहते हैं उसके लिए हम बहाने निकाल लेते हैं। मम्मी पापा आपसे ही बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, आपका मन नहीं रहता है तो आप बोलते हैं हाँ पढ़ लूँगा पापा, कर लूँगा ऐसे। लेकिन अगर आपको मन है तो आप खुद बैठ जाते हो और टाइम निकाल के बैठते हो, जल्दी आते हो उस घर स्कूल से या बाहर से घूम के कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आप बहाने निकालें। कुछ डांस क्लास सीखना है, कुछ आपको सीखना, उसके लिए भी आप टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ज़बरदस्ती आपको भेजा जाता है तो रोज़ बहाने, अरे पेट दर्द हो रहा, पैर दुख रहा, ये दुख रहा, उसके लिए बहाने निकालते हैं। अपने से बहस, फिर नेक्स्ट जो हेडिंग है अपने से बहस। और देखो जनवरी आ गया, यहाँ पे हमने मार्च से स्टार्ट किया था, अब ये जनवरी आ गया। बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उसमें सच्चाई हाथ लगती है। हम दूसरों से बहस करते हैं उसमें कोई फायदा नहीं, हमें अपने से बहस करनी चाहिए, तभी हमें सच्चाई का पता चलता है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए और दूसरों के बहस से केवल झगड़ा ही हाथ लगता है। सही बात है, हम दूसरों से अगर बहस करेंगे तो हमारी लड़ाई होगी, झगड़ा ही होगा। लेकिन अगर हम खुद से ही अगर आप झगड़ा करेंगे तो हमको सच्चाई मालूम होगी, हमको अपनी
कमजोरी मालूम होगी कि हम क्या सही है और क्या गलत है। फिर लास्ट जो हमारा हेडिंग है वो चीज़ों की गुलामी है। अब चीज़ों की गुलामी कैसे है ये देखिए यहाँ पे। कुछ दिन पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा 40,000 रुपये में। कितने में खरीदा उन्होंने? 40,000 रुपये में एक कंप्यूटर खरीदा। आजकल उसकी गुलामी में हूँ और मैं क्या हूँ? उसकी गुलामी। गुलामी मतलब गुलाम, सेवक भी बोलते हैं, नौकर भी बोलते हैं, नौकर, सेवक, दास भी बोलते हैं उसको। दास मतलब हम उसके क्या है? दास हो गए। दिन रात मैं उसकी सेवा में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ और उसके नखरे झेलने में मैं अपना कल्याण मतलब भलाई देख रहा हूँ। कल्याण का मतलब यहाँ पे क्या है? भलाई। भलाई देख रहा हूँ कि आपका उसका वादा है कि वो एक दिन में मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में मेरा उज्जवल भविष्य। कंप्यूटर मुझसे नहीं आता है, जैसे मैं हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता और मैं एक कंप्यूटर खरीद के लाई, तो उसमें मैं दिन रात उसको चलाने की कोशिश करूँगी, उसको सीखने की कोशिश करूँगी, तो मेरा आधा समय क्या जाएगा? आधे से ज़्यादा समय उस कंप्यूटर में जाएगा। तो इसीलिए हमारे लेखक ने बोला है कि मैं उसकी अभी गुलामी में हूँ। उसको सीखने में मैं उसका गुलाम बन रहा हूँ और उसने वादा किया है कि आपको मैं सिखा के ही मानूंगा। तो ये और अगर मैं सीख गई, उसमें टाइपिंग सीख गई कुछ है, तो मेरा भविष्य उज्जवल है। कुछ काम कर सकती हूँ, कहीं पे जॉब कर सकती हूँ, तो उससे मेरा क्या भविष्य उज्जवल होगा। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। फिर वो एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि उसके पहले एक मोटर ने मुझे भारी दामों में खरीद लिया था, उसकी सेवा में भी मैं हूँ। जैसे कार खरीदी या कुछ खरीदा, उसकी सेवा में भी। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में। सही बात है, हमारे घर में देखा होगा आपने, पानी चलाने के लिए भी मोटर आती है, मिक्सर भी आता है, वॉशिंग मशीन आती है, हमारे क्या कहते हैं एयर कंडीशन आता है, कूलर आता है, टीवी आती है। सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हम अपने काम के लिए लेके आते हैं, मिक्सर है, ये सब कि हमारा काम ईजी हो, लेकिन ईजी नहीं होता, हम उनके गुलाम बन जाते हैं, ठीक है। तो आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है, बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है। सही बात है, उसके स्वभाव में है कि वो गुलामी करवाता है कि उसको गुलामी करना है। सिर्फ तरीके बदले हैं, तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। जैसे पहले नौकर से हम काम करवाते थे, अभी हम मशीनों से काम करवा रहे हैं। मेन तो वही है ना, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था, सही बात है, और दर्जनों गुलाम होते थे। दर्जनों मतलब बहुत सारे, जो मैंने अभी बताया कि पहले एक मालिक होता था और उसके बहुत सारे गुलाम होते थे, मतलब नौकर होते थे। एक नौकर कपड़े धोता, एक खाना बनाता, एक घोड़े को देखता, एक उसको ये देखता। तो इस तरह बहुत सारे गुलाम होते और मालिक एक होता। और अब क्या है? हर चीज़ के दर्जनों गुलाम हैं। और अब क्या है? अब उसके अपोजिट है कि हर एक चीज़ के दर्जनों गुलाम है। मतलब मिक्सर तो सिर्फ मेरे घर में नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर में है और हम उनके गुलाम हैं, तो हम बहुत सारे गुलाम हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो ये आपका दिशाओं में खुला आकाश का मतलब यही है कि खुले आकाश में हम सांस कैसे लेते हैं, किस तरह खुला आकाश रहता है। तो ये आपका लेसन नंबर 7 खुला आकाश समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।